दोस्तों चूँकि ये जो आपका नया चैनल बनाया है हमने, ये जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है वो आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक बार सभी से निवेदन है कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। बेल को भी प्रेस करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक बेल आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी हम वीडियो डालें और वीडियो को आप फटाफट करें। और एक बात और है कि भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर इसलिए करें ताकि जितनी जल्दी हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग लाइव आएंगे और लाइव सेशन शुरू करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें लाइव रूबरू होने का मौका मिल जाएगा, लाइव आपकी समस्या, आपका डाउट्स जो है सुनने का मौका मिल जाएगा और आपकी समस्याओं को समाधान करने का मौका मिलेगा। तो आइए, इस नए चैनल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन है, उस पर आपका स्वागत है और आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज आपका दिया है, कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है? आपके सामने विकल्प है, क्वेश्चन जरूर ध्यान देंगे। सारे के सारे इतिहास के बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। कह रहे हैं कि मकबरों का काल किसके कहा गया है? इलबारी काल को, खिलजी काल को, तुगलक काल को या फिर सैयद व लोदी काल को? तो दोस्तों एक बात बहुत क्लियर आप बताऊं, पर्सी ब्राउन एक बहुत ही बेहतरीन इतिहासकार है और पर्सी ब्राउन ने स्पेशली इसे जो आपका लोदी काल है, अगर हम सबसे अलग करें, इनको अलग कर दें, तो जो दोस्तों लोदी काल है उसको स्पेशली पर्सी ब्राउन ने मकबरों का काल कहा है। लेकिन विकल्प में सैयद और लोदी दोनों दिया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली सैयद और लोदी होगा। आपको मालूम है अच्छी प्रकार से कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है? मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, विजय होता है, लेकिन मोहम्मद गोरी जो है वो वापस चला जाता है अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी सौंप करके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से भारत को शासन करने का प्रयास किया, भारत को उसने राजधानी बनाई। मतलब वो कभी भी भारत में नहीं रहा, भारत से बाहर रहा, लाहौर में रहा और लाहौर से भारत में 4 साल शासन किया, मतलब 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। इस काल में उसने कई सारे काम भी करवाए। हालांकि ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक को दोस्तों मस्जिद का जनक बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा निर्मित जो पहली मस्जिद थी वो कौन थी? वो थी आपकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कौन थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये भारत की पहली मस्जिद है और इस मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया गया दोस्तों? दिल्ली में करवाया गया है। और दिल्ली में किसने करवाया है? आप कहेंगे सर ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ना, वो याद रखिएगा, वो जैन मंदिर के ध्वंसावशेष पर है। जैन मंदिर थे और जैन मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर फिर एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई थी। लेकिन अगर मैं मकबरों की काल की बात करूं, और अच्छा मकबरों का जनक कौन है? अगर मैं बोलूं मकबरे बनाने का श्रेय किसे आता है, मकबरों का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मकबरों का जनक है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश को जानते हैं, इल्तुतमिश है वो। इल्तुतमिश ने मकबरे निर्माण की परंपरा का शुरुआत करवाया था। और भारत का जो पहला मकबरा है दोस्तों, जो पहला मकबरा है भारत का पहला मकबरा, वो इल्तुतमिश के ने बनवाया था, इल्तुतमिश के पुत्र के नाम से, और उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा जो है, नासिरुद्दीन महमूद महमूद ये याद रखेगा, का जो मकबरा है वो वास्तव में भारत का पहला मकबरा था। और ये मकबरा वास्तव में गड्ढे में है, मतलब क्या एक प्रकार से गड्ढे या गुफा टाइप में है, गड्ढे में है। इसीलिए इसीलिए इस मकबरे को हम सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बोलते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है जिसको इल्तुतमिश बनवाया था। लेकिन जिसके समय में मकबरे का ज्यादा विकास होता है, जिसके समय में मकबरे की ज्यादा नक्काशी होती है, कलाकारी होती है, वो था आपका सैयद और लोदी। तो दोस्तों सैयद के में तो कम होती है, क्योंकि खिस्र खां संस्थापक होता है। मेन आपका यहाँ पर होता है, मेन कौन? मेन आपका यहाँ पर लोदी काल होता है। और लोदी काल में लोदी काल का संस्थापक जो था बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी के बाद दोस्तों होता है कौन? जो है सिकंदर खां, सिकंदर लोदी जिसको बोलते हैं, सिकंदर लोदी होता। और सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरे का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा 1504 में आगरा का निर्माण करवाया था कौन? सिकंदर लोदी। सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम इसका शासक जो है कौन होता है? इब्राहिम लोदी होता है दोस्तों। और इब्राहिम लोदी जो है वो वास्तव में
पानीपत के पहले युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, उस पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा जाता है। और इस इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है दोस्तों, वो युद्ध भूमि में है, और वो कहाँ पर है? पानीपत के मैदान में था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा योद्धा था जिसका मकबरा युद्ध भूमि बनाया, वो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। फिलहाल विकल्प यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपके सामने चलते हैं नेक्स्ट, और दूसरा सवाल देखें हम लोग। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, सभी बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। जरा सा यहाँ देखिए, जरा सा मैं पेन को थोड़ा सा, पेन को मोटा करना चाहता हूँ। पेन जो है ना थोड़ा सा वो गड़बड़ है, तो थोड़ा सा पेन को मैं मोटा करूंगा तो मजा आ जाएगा। जरा सा पेन को थोड़ा सा मैं मोटा करना चाहता हूँ, थोड़ा पेन मोटा हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए, अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट चल रहा है यहाँ पर क्या? नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? दोस्तों, अमीर खुसरो आप जानते हैं बहुत जबरदस्त है। अमीर खुसरो, पहली बात तो याद रखिएगा, ये अगर मैं बोलूं कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों दरबारी कवि है। और याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अमीर खुसरो को वास्तव में तोतिया हिंद, मतलब तोताए हिंद, तोता ए हिंद कहा है। उसे भारत की तोता की उपाधि दी जाती है। भारत का तोता किससे कहा गया? अमीर खुसरो किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। दूसरी बात अगर मैं बोलूं आपको, तो अमीर खुसरो दोस्तों 8 सुल्तानों का समय देखता है, 8 या 7 सुल्तानों का समय देखता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कवि है जिसने 7-8 सुल्तानों का समय देखा है? तो अमीर खुसरो ने देखा है। और अमीर खुसरो मूलतः अगर देखें दोस्तों, तो ये एटा के पटियाली गांव का था। कहाँ का? एटा के पटियाली गांव का था। और एटा कहाँ पर था दोस्तों? आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यानी जो आपका एटा जिला देखते होंगे पश्चिमी यूपी का, तो एटा यानी जो एटा आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव का रहने वाला कौन था? अमीर खुसरो था दोस्तों। इसने बहुत सारी किताबें लिखी। और एक बात और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी अपना चित्तौड़ विजय करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, आप जानते हैं कि चित्तौड़ की रानी के ऊपर खूबसूरत होकर के, मोहित होकर के आक्रमण करता है। राणा रतन सिंह की पत्नी होती है ना, और इस पर मूवी भी आई है। तो उसके बाद क्या होता है? पद्मावती के ऊपर, पद्मावती होती है, और पद्मावती की सुंदरता से बड़ा मोहित होता है कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी, और उस पर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो चित्तौड़ आक्रमण के समान अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण या चित्तौड़ अभियान के दौरान वास्तव में अमीर खुसरो किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ये भी क्वेश्चन आपके कमीशन पूछता है कि पूछा है कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से कौन एक कवि जो है वो चित्तौड़ अभियान के दौरान था? तो हो जाएगा अमीर खुसरो। और अब देखें यहाँ पर, तो इसकी किताबों में मजनू लैला या लैला मजनू भी है, सीरीन खुसरो भी है, नूह ए सिपाहर भी है, बहुत सारी और इसने लिखा है दोस्तों। इसने आशिका भी लिखी है, इसने आशिका भी क्या है लिखी है। और आशिका जो है आशिका में देवल रानी और खिज्र खां, देवल रानी और खिज्र खां के प्रणय प्रसंग का इसमें वर्णन मिलता है आशिका में। और ये वास्तव में खिज्र खां के कहने पर लिखा है दोस्तों आशिका। लेकिन ये जो नूह सिपाहर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस नूह सिपाहर में अमीर खुसरो ने वास्तव में भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। क्या बोला है? भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। आप याद रखिएगा, पृथ्वी का स्वर्ग। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किताब में अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो कश्मीर के बारे में स्पेशली इसका रिप्रेजेंटेशन है। कश्मीर को बोला था भाई पृथ्वी का स्वर्ग है, तो भारत के संदर्भ में आता है। और कहाँ पर है? नूह सिपाहर में। इसको याद रखिएगा। मुंतखब उल्लुआब जो है दोस्तों, ये इसका नहीं है, इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा डी। मुंतखब उल्लुआब किसने लिखा है? आप कहेंगे सर ये खफी खां ने किया है। ये मुगल काल के दौरान के थे खफी खां, और खफी खां ने वास्तव में मुंतखब उल्लुआब की रचना किया है। आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल विकल्प आपका डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त जो है तरीके से आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि एक प्रश्न से कई सारे क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन से कई सारे जो है प्रश्न आपके बन जाए, और उसको याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? दोस्तों बहुत शानदार सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट है जयपाल, आनंदपाल, सुखपाल या त्रिलोचनपाल, कौन होगा? तो एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात इसमें करें कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया, तो इसका उत्तर दोस्तों वैसे आनंदपाल हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं त्रिलोचनपाल मिलता है। त्रिलोचनपाल एक्चुअली आनंदपाल का पुत्र था। क्या था? आनंदपाल का पुत्र था कौन? त्रिलोचनपाल।
त्रिलोचन पाल। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वास्तव में मेन आपका आनंद पाल ही माना जाएगा। यहाँ पर आनंद पाल जो है वो एक संघ बनाया था। अब आप कहेंगे सर महमूद गजनवी का आक्रमण होता कब से कब तक है? तो दोस्तों 1000 से शुरू होता है और 1027 तक चलता है। कब तक चलता है? 1027 तक चलता है। और ऐसे कुल 25 आक्रमण होते हैं दोस्तों। कितने? 25 आक्रमण वो करता है भारत पर, 25 आक्रमण करता है। इन 25 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण जो उसका आक्रमण था दोस्तों वो था आपका सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। और इस सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब करता है? आप कहेंगे सर 1025 ईस्वी में करता है। और यहीं पर सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ करके उसने बुद्ध सिकन की उपाधि धारण किया था। क्या दोस्तों? बुद्ध सिकन की उपाधि धारण किया था। बुद्ध माने होता है मूर्ति और सिकन माने तोड़ने वाला। तो बुद्ध सिकन की उपाधि किसके? आप कहेंगे सर महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी के बारे में कुछ चीजें और आप ध्यान रखिएगा कि महमूद गजनवी के समय वास्तव में जो है अलबरूनी भारत आया था, अलबरूनी। और दोस्तों अलबरूनी जो है वो संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। क्या था? वो संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था, कई सारी भाषाओं का ज्ञाता था, संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। और इसने पुराणों इत्यादि का अध्ययन किया था। इसने भारत में पुराणों इत्यादि का अध्ययन किया था, आप याद रखिएगा। अलाउल अलबरूनी की जो किताब का नाम है दोस्तों वो है किताब उल हिंद। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद बोलते हैं। और कहीं कहीं तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कहीं कहीं तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। ये भी इसी किताब है। और कहीं कहीं इसकी किताब को मीन ए मकाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन ए मकाला भी बोलते हैं दोस्तों, मीन ए मकाला। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। महमूद गजनवी के बारे में 2-3 पॉइंट आप याद रखें। और पहली बात, महमूद गजनवी जो है दोस्तों इसने वास्तव में संस्कृत लेख युक्त सिक्के चलाए थे। क्या दोस्तों? संस्कृत लेख युक्त सिक्के चलाए थे। इसको भी आप याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस सिक्के पर जो संस्कृत में लेख लिखा था वो क्या लिखा था? वो था अव्यतेकम मोहम्मद अवतारा। क्या लिखा था दोस्तों? अव्यतेकम मोहम्मद अवतारा, मोहम्मद अवतारा लिखा था, अवतारा। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, अव्यतेकम मोहम्मद अवतारा इसके सिक्कों पर लिखा होता है। तो फिलहाल इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखिएगा जो है। दूसरी बात जो है, एक और इसने जो है उपाधि धारण किया था। कौन था दोस्तों? वो यामिन उद्दौला की उपाधि। क्या थी? इसकी एक उपाधि और थी, मिलती है यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला। कई बार पूछ लेता है कि यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला किसकी उपाधि है? तो वो वास्तव में इसी महमूद गजनवी की उपाधि है। अब याद रखिएगा ये जो है जयपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयपाल हिंदू साहित्य, जयपाल दोस्तों याद रखिएगा, जयपाल महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद इतना शर्मसार होता है कि ये आत्महत्या कर लेता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक है जिसने, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू शाही शासक है जिसने हिंदू शाही, ये जयपाल का जो शासन जिस शासन से बिलोंग करता है दोस्तों हिंदू शाही राजवंश था। तो कौन सा हिंदू शाही राज शासक है जिसने गजनवी से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था? तो हो जाएगा आपका जयपाल। लेकिन इसका फिलहाल उत्तर हो जाएगा संघ का निर्माण कराया था, वो हो जाएगा आपका आनंदपाल। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सवाल था, यहाँ पर आपके सामने रखा गया। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक अधिकार प्राप्त होता है। अब देखिए मिताक्षरा जो है ना, अगर मैं बोलूं तो दोस्तों ये आपका याज्ञवल्क्य स्मृति है। कौन? एक स्मृति लिखी गई है याज्ञवल्क्य द्वारा, याज्ञवल्क्य स्मृति है दोस्तों। और याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी गई है, कई लोगों ने लिखा है। तो इस टीका में जो आपका ये जो टीका लिखी गई है उसमें एक विज्ञानेश्वर भी इसकी टीका है दोस्तों। और नहीं सर, विज्ञानेश्वर ने लिखा है टीका। और विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई जो टीका का नाम है वो कौन है? वो मिताक्षरा है दोस्तों। क्या है? मिताक्षरा। अब इस मिताक्षरा में वास्तव में विज्ञानेश्वर ने संपत्ति पर पुत्र का जन्मना अधिकार माना है। जन्मना का मतलब क्या? कि अगर कोई पिता के पास संपत्ति है और उसका अगर कोई पुत्र होता है तो जन्म के साथ ही, अगर वो पुत्र जन्म ले लिया तो जन्म के साथ ही उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाएगा। फिर कोई और नहीं ले सकता है पिता के पास, सीधे उसके पुत्र के पास चला जाएगा। तो जन्मना अधिकार मानते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उसके जन्म लेते ही, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन एक और जो है किताब है इस पर, दाय भाग है। और दाय भाग को दोस्तों किसने लिखा है? इसने लिखा है जिमूत वाहन ने। किसने लिखा है? जिमूत वाहन ने। तो जिमूत वाहन की दाय भाग है दोस्तों। और दाय भाग में वास्तव में
जन्मना अधिकार नहीं मानते, बल्कि संपत्ति पे कहा गया है कि संपत्ति में पुत्र का अधिकार तभी होगा जब पिता मर जाएंगे, मतलब पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का उसके संपत्ति पर अधिकार होता है। जबकि विज्ञानेश्वर ने क्या माना है, पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। तो फिलहाल दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके चल रहा है सामने, बहुत सुंदर, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार सवाल है और इसकी व्याख्या भी उतनी शानदार तरीके से हो रही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महिला अलवार संत थी? आप देखें यहाँ पर, बताएं पेरुमल थी, अंडाल थी, मधुकवि थी या फिर तिरुपान थे? तो देखो भैया एक बात समझिएगा, वास्तव में दक्षिण भारत में दो प्रकार के संत थे पहले थे। एक कौन था? एक आपका नैनार थे, नैनार, और एक आपके थे अलवार। दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत में जो अलवार है ना, अलवार वास्तव में वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। कौन? वैष्णव धर्मावलंबी थे। और ये जो नैनार संत थे ये वास्तव में शैव धर्म के थे, ये शिव के उपासक थे, शैव धर्म के मानने वाले थे। तो ये जितने भी आपके पेरुमल, ये जितने भी आप अगर देखें कि कौन सी महिला अंडाल संत थी, तो भैया महिला अंडाल जो है पूरे अंडाल, मतलब याद रखिएगा ये अलवार संतों में, ये जो अलवार संत है दोस्तों, अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी, वो कौन थी? वो थी आपकी अंडाल। क्या नाम था उसका? अंडाल था। अंडाल एकमात्र महिला वैष्णव संत थी जिसको हम महिला अलवार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प फिलहाल तो आपका बी हो जाएगा, लेकिन बी हो गया। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इस अंडाल को हम और क्या बोलते हैं? इस अंडाल को अलवारों की मीराबाई बोलते हैं। क्या? इस अंडाल को हम अलवार संतों की मीराबाई बोलते हैं, अलवारों की मीराबाई बोलते हैं। जिस प्रकार से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी दोस्तों, उसी प्रकार से अंडाल भी भगवान विष्णु की उपासिका थी, तो इसको अलवारों की मीराबाई भी कहते हैं। अब याद रखिएगा विकल्प आपका यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? बहुत राइट हो जाएगा। शैव धर्म के मतावलंबियों में कई सारे हैं, जैसे सुंदर मूर्ति हो गए, सुंदर मूर्ति वगैरह हो गए, सुंदर है ना, सुंदर मूर्ति वगैरह हो गए, सुंदर मूर्ति हो गए, अपार हो गए, सब उनके जो है विचारक होते हैं, कवि होते हैं, उनके मतलब मतावलंबी होते हैं। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? कह रहा है तुरुष्क दंड नामक किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? अब आप तुरुष्क दंड, बहुत प्रतिहार, परमार, गाढ़वाल या चाहवान। दोस्तों ये जो तुरुष्क दंड है, तुरुष्क दंड जो है वास्तव में गहड़वाल वंश से संबंधित है। क्यों? क्योंकि वास्तव में गहड़वाल जो शासक, देखिएगा जो गहड़वाल, ये जो गहड़वाल शासक दोस्तों आपके हैं यहाँ पर, गहड़वाल शासकों में नाम आता है यहाँ पर गोविंद चंद्र का। और गोविंद चंद्र गहड़वाल के एक प्रतापी शासक थे दोस्तों। गोविंद चंद्र ने ही क्या किया था? उन्होंने वास्तव में तुरुष्क दंड चलाया था। क्या चलाया था? उन्होंने तुरुष्क दंड चलाया था, याद रखिएगा, दंड चलाया था। तो फिलहाल विकल्प आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। लेकिन गोविंद चंद्र के एक पुत्र और थे, उनका नाम था जयचंद्र। और आप जानते हैं कि जयचंद्र ने बड़ा गंदा काम किया था दोस्तों। जयचंद्र ने वास्तव में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ दोस्तों किसको बुलाया था, किसको आमंत्रित किया था भारत में? आप कहेंगे सर इब्राहिम जो है मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। किसको? मोहम्मद गोरी को आक्रमण करने के लिए बुलाया था। और पृथ्वीराज चौहान से तराइन का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध होता है दोस्तों। तराइन में दो युद्ध होते हैं, पहला वाला 1191 में होता है और दूसरा वाला 1192 में होता है। तो ये जो आपका 1191 जो, हाँ, ये जो 1191 में होता है, इसमें तो गोरी हार जाता है। लेकिन जो 1192 में होता है दोस्तों, 1192 वाले में गोरी जीत जाता है। और बाद में फिर जयचंद को छोड़ता नहीं है, जयचंद को भी गोरी बख्शता नहीं, जयचंद के सामने आता है। और वास्तव में 1194 में क्या होता है दोस्तों? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और वो चंदावर का युद्ध जो होता है वो जयचंद और गोरी के बीच में होता है, जिसमें जयचंद मार दिया जाता है, जयचंद पराजित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जयचंद जो है ना बड़ा अच्छा काम नहीं किए थे, जो है एक प्रकार से देशद्रोह वाली कंडीशन किए थे। इसीलिए आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका सी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने चल रहा है। नेक्स्ट आपके सामने 7, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन भारत में त्रिकोणीय संघर्ष जो है एक बहुत बड़ी घटना होती है। और ये घटना जो है अगर देखें किस मुद्दे पर हुई थी दोस्तों, तो ये वास्तव में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो आप जानते हैं कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। और जब हर्षवर्धन नहीं रहते तो कन्नौज कमजोर पड़ जाता है। और कन्नौज का जो राजनीतिक महत्व था, राजनीतिक महत्व और आर्थिक महत्व इतना इंपॉर्टेंट था, आर्थिक महत्व कि आप जानते हैं आज भी कन्नौज को इत्र नगरी बोलते हैं। तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूपों में कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए कन्नौज के पक्ष को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया दोस्तों। और इस संघर्ष की शुरुआत दो लोगों के बीच में होती है। कौन कौन? पहला आपका यहाँ पर प्रतिहार के बीच में होती है, प्रतिहार, और पालों के बीच में होती है, पाल। प्रतिहार और पाल के बीच में होती है।
लेकिन इसमें एक दक्षिण भारत की शक्ति भी कूद पड़ती है, उसका नाम था राष्ट्रकूट। क्या नाम था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दोस्तों ये दक्षिण की शक्ति थी। कहाँ की थी? दक्षिण की। दक्षिण की, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण की शक्ति थी, तो वो आपकी राष्ट्रकूट हो जाएगी। प्रतिहार और पाल जो है ये उत्तर भारत की शक्तियां होती हैं, ये उत्तर भारत में होती है। तो दोस्तों इस त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहारों ने किया था और समापन भी प्रतिहारों ने किया। मतलब अंतिम जो विजय होती है लास्ट में त्रिकोणीय संघर्ष की समाप्ति कन्नौज विजय से होती है। और कन्नौज पर अंत में किसका विजय हो जाता है? प्रतिहारों का विजय होता है। दोस्तों किसका? प्रतिहारों का विजय होता है। तो प्रतिहारों के विजय के साथ ही जो है त्रिकोणीय संघर्ष समाप्त होता है। और एक पीढ़ी नहीं दोस्तों, कई पीढ़ी, 2-3 पीढ़ी चलती है, लेकिन लंबे समय तक चलती है। और त्रिकोणीय संघर्ष में हमने याद रखे, पूछेगा कि त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया था? आप कहेंगे प्रतिहारों ने किया था। और समापन किसके समय में होती है? आप कहेंगे प्रतिहारों के समय में होती है। और सबसे अंत में, मतलब शुरुआत भी उन्होंने किया और जीता भी उन्होंने अंत में, लेकिन काफी लंबा समय लगा। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रतिहार भी शामिल थे, पाल भी शामिल थे और राजकोट भी शामिल थे। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, रत्नावली हर्ष, मृच कटिकम, मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर मृद, इसको लिख देते हैं मृच कटिकम जो है दोस्तों, ये आपका शूद्रक है, शूद्रक लिख देते हैं यहाँ पर, शूद्रक, ठीक है। ये विकल्प शायद नहीं लिखा था। तो रत्नावली हर्ष, मृच कटिकम, शूद्रक, मुद्रा राक्षस राजशेखर और देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, किसका है? देखिए एक बात बहुत समझिएगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है आपको। अगर आप इस सवाल को देखें तो भैया मृच कटिकम तो शूद्रक के है। हर्ष की दोस्तों 3 किताबें हैं। हर्ष ने नागानंद की भी रचना किया है, नागानंद की रचना किया है। हर्ष ने रत्नावली की रचना भी किया है। और हर्ष ने जो है एक और रचना किया है, और उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? उसको बोलते हैं आपका प्रिदर्शिका। प्रिदर्शिका, इसके इस किताब का नाम है प्रिदर्शिका। प्रिदर्शिका। तो ये 3 किताबें जो है वो हर्षवर्धन की है, नागानंद, रत्नावली और प्रिदर्शिका। शूद्रक की रचना दोस्तों मृच कटिकम है। शूद्रक ने मृच कटिकम की रचना किया है। ये जो विशाखदत्त साहब है, इन्होंने 2 रचना किया है। एक तो देवी चंद्रगुप्तम लिखा है दोस्तों, और एक लिखा है इन्होंने क्या? एक लिखा है इन्होंने, उसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम में दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता का विवरण मिलता है। किसका? रामगुप्त की नाम है रामगुप्त की ऐतिहासिकता। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, रामगुप्त की ऐतिहासिकता का विवरण मिलता है। और ये जो मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा, मुद्रा राक्षस में दोस्तों इन्होंने मौर्यों को वृषल बोला है। क्या बोला है? वृषल। वृषल का मतलब होता है कुलहीन बोला है, कुलहीन। या आप कह सकते हैं कि निम्न जाति का माना है किसने? विशाखदत्त ने माना है। ये जो आपके राजशेखर साहब है, राजशेखर वाला ये सी आपका गलत यहाँ पर दिया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि राजशेखर ने दोस्तों कई सारी किताब का निर्माण किया है। जो राजशेखर की किताबें हैं, अगर देखें राजशेखर की, तो कई सारी किताबें लिखी हैं। जैसे इन्होंने काव्य मीमांसा लिखी है दोस्तों। क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। इन्होंने काव्य मीमांसा की रचना किया है। और इनकी किताब का नाम है दोस्तों कर्पूर मंजरी। इन्होंने कर्पूर मंजरी भी लिखा है, कर्पूर मंजरी भी लिखा है दोस्तों। और क्या लिखा है? आप कहेंगे सर इन्होंने बाल रामायण लिखी है, बाल रामायण लिखी है, बाल रामायण भी इन्होंने लिखी है। और क्या लिखी है? इन्होंने विद्युशाल भंजिका लिखा है, विद्युशाल भंजिका लिखा है दोस्तों। और क्या लिखा है? आप बोलेंगे सर इन्होंने बाल भारत भी लिखा है। क्या लिखा है? बाल भारत भी लिखा है। तो कहने का मतलब है कि राजशेखर ने कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सी जो है वो गलत हो जाएगा। सी आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे चलें, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने चल रहा है, बहुत शानदार, बहुत जानदार। कह रहा है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त है? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये वास्तव में बौद्ध संघ के नियम की बात करें तो वास्तव में वो आपका हो जाएगा विनय पिटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार सवाल है। विनय पिटक की रचना दोस्तों किसने किया था? आप कहेंगे सर विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। और उपाली जो है वास्तव में जाति का नाई था, लेकिन ये महात्मा बुद्ध का शिष्य था। किसका शिष्य था दोस्तों? बुद्ध का शिष्य था, आप याद रखिएगा। इसने विनय पिटक की रचना की और इसी विषय विनय पिटक में संघ नियमों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? संघ नियम मिलते हैं। ये जो अभिधम पिटक है दोस्तों, अभिधम पिटक में वास्तव में बौद्ध दर्शन दिया है। क्या? बौद्ध दर्शन दिया है यहाँ पर। और इसकी रचना किसने किया था? आप बोलेंगे सर मुगालीपुत्र तिस ने। मुगाली थोड़ा गलत दिख गया यहाँ पर, मुगालीपुत्र तिस ने, है ना। मुगालीपुत्र तिस जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों। इसको लिखा था मुगालीपुत्र तिस ने। फिर से लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तिस, मुगालीपुत्र तिस ने इसकी रचना किया था। शुद्ध पिटक की रचना
जो है वो वास्तव में बुद्ध के परम शिष्य, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने किया था दोस्तों, आनंद ने किया था। और इसमें सुत्त पिटक में क्या मिलता है दोस्तों, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए हैं। क्या दिए हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, विनय पिटक इज द राइट ऑप्शन। हालांकि दीर्घ निकाय जो है वो भी दोस्तों क्या है, वो भी आपका बौद्ध दर्शन है, याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन वो भी है, बौद्ध दर्शन, ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म का किताब, बौद्ध साहित्य वो भी है, बौद्ध साहित्य, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, विनय पिटक इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पर देखिएगा, कह रहे भाई हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से मिली है भैया, देखें आप यहाँ पर वास्तव में ये बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पर दिया है। क्या हो जाएगा दोस्तों, हड्डी की मूर्ति ना, बहुत शानदार सवाल है। हालांकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे क्रिएट हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो आपके दोस्तों हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, अगर आप देखें यहाँ पर तो वास्तव में ये जो है दोस्तों पूरी की पूरी जो आपकी मातृ देवी, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। कंफ्यूज का मतलब हो रहा है कि ये तो पता है कि लोहंदा नाला में मिली है, लेकिन वास्तव में थोड़ी सी समस्या यहाँ पर ये हो रही है कि इसका जो टाइम पीरियड पूछा है उच्च और मध्य, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ था, तो अभी दिमाग से मेरे निकल गया है, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। दोस्तों एक बात जरा देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो आपका है हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति, ये वास्तव में बेलन नदी घाटी में मिलती है, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। और ये वास्तव में सोनभद्र है, कहा दोस्तों सोनभद्र, सोनभद्र आप जानते हैं अच्छे प्रकार से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के आसपास है, क्या मिर्जापुर के आसपास है सोनभद्र। तो बेलन नदी घाटी में मिलती है, लेकिन याद रखिएगा बेलन नदी घाटी के करीब है लोहंदा नाला, एक स्थान है दोस्तों, क्या लोहंदा नाला, लोहंदा नाला है। और इसी लोहंदा नाला में से जो है वो क्या मिलता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर वो हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति, लेकिन वो कहाँ से मिली है, हड्डी की बनी हुई है, हड्डी की। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो मुझे लग रहा है ये विंध्य घाटी होना चाहिए, क्या ये बागौर तो मत नहीं होगा, मध्य पाषाण नहीं है, आपका पूर्व पाषाण काल है। और ये जो है कंफ्यूजन थोड़ा सा इसमें है, पहले और डी वाले में है। तो फिलहाल इसका उत्तर मैं यहाँ पर सस्पेंड करता हूँ, क्योंकि बाद में एक दूसरे वाले क्वेश्चन में कभी बता दूंगा, क्योंकि गलत उत्तर मैं बताऊंगा ठीक नहीं होगा। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो क्लियर है कि लोहंदा नाला से मिली है, बेलन घाटी से मिली है, लेकिन ये थोड़ा सा उच्च और पूर्व में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए इसका उत्तर जो है ये नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वास्तव में हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ पर मिली है। गलत बताने से बेहतर है कि इसको देख करके और दूसरे वाले वीडियो में बताया ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो थैंक यू सो दोस्तों, इसको हम नहीं बता रहे इसका उत्तर, लेकिन इसका हाँ ये मैं जरूर आपको इतना बता रहा हूँ, बेलन घाटी नदी घाटी जो लोहंदा नाला, ये जरूर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है लोहंदा नाला, और उसमें वहां से जो है वो माता देवी की हड्डी की मूर्ति मिलती है, जो कि मिर्जापुर सोनभद्र में है, इसको याद रखिएगा। बाकी काल मैं बता दूंगा आपको, काल कौन सा था, निम्न था या उच्च था। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रावत ब्रुसफोर्ड ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम रावत ब्रुसफोर्ड की बात करें तो रावत ब्रुसफोर्ड ने वास्तव में दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पलवरम। पलवरम क्यों होगा, देखिए वास्तव में एक डेट था 1863 ईस्वी में क्या होता है कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब है, ये वास्तव में दोस्तों भूगर्भ शास्त्री थे। कौन थे ये, भूगर्भ शास्त्री थे। इनको हम पुरातत्ववेत्ता भी कह सकते हैं, कौन, इनको हम पुरातत्ववेत्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, वेत्ता भी कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इन्होंने 1863 में मद्रास आप जानते हैं अच्छे प्रकार से, तमिलनाडु, मद्रास में एक स्थान होता है पलवरम, क्या होता है दोस्तों, पलवरम स्थान होता है, पलवरम, वहां की खुदाई कर रहे होते हैं। और पलवरम जो है दोस्तों वो वास्तव में मद्रास में एक नदी है कोर्तलेयार, उस कोर्तलेयार नदी के घाटी पर एक स्थान था पलवरम, यहाँ की खुदाई करते समय उनको एक हैंड डैक्स मिला था दोस्तों, क्या हैंड डैक्स। तो वास्तव में जो हैंड डैक्स है वो पहला उपकरण है मानव द्वारा उपयुक्त जो है, और जिसकी खोज हुई है वो पहला उपकरण है, कौन, हैंड डैक्स, पहला उपकरण। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले मनुष्य का पहला उपकरण कौन था, तो आपका हैंडैक्स है, क्योंकि हैंडैक्स से सबसे पहले मिलता है। और हैंडैक्स के बाद याद रखिएगा कि ये जो आपके रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब, चूंकि इन्होंने सबसे पहले जो है हैंडैक्स प्राप्त किया है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम जो है पाषाण काल का जनक भी बोलते हैं, क्या इनको हम पूरा पाषाण काल या पाषाण काल का जनक बोलते हैं।
तो इनको पूरा पाषाण काल का दोस्तों क्या, इनको पूरा पाषाण काल का जनक मानते हैं। इसको आप याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल का जनक मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे तो मजा आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा पलवल इज द राइट ऑप्शन। और यही जब इस समय वो 1863 में पलवरम की खुदाई करे थे, उस समय 1864 के आसपास 1864 में एक स्थान है अतिरम पक्कम दोस्तों, क्या अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम। और इस अतिरम पक्कम की खुदाई कौन किया था, आप कहेंगे सर रॉबर्ट ब्रूसफुट के दोस्त थे, उनका नाम था कौन, किंग साहब थे, किंग रॉबर्ट किंग, इन्होंने खुदाई किया था। और ये भी यहाँ से हैंडैक्स की प्राप्ति करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोलता है 12 बोला यहाँ पर कि चावल का प्राचीनतम मूल्य किस स्थान से संबंधित है। ये सवाल बहुत शानदार है, आप बताएं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चावल का प्राचीनतम मूल्य किस स्थान से संबंधित है। देखो यहाँ पर मैदा होगा, सरायनहार होगा, कोल्डीवा या भीमबेटका। अगर आप ध्यान से देखें तो चावल का दोस्तों प्राचीनतम मूल्य जो है, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कोल्डीवा इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा कोल्डीवा। क्यों, कोल्डीवा वास्तव में संत कबीर नगर कहाँ पर है दोस्तों, संत कबीर नगर में है, ये संत कबीर नगर में है। और संत कबीर नगर को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बस्ती बोलते हैं, बस्ती। तो ये संत कबीर नगर या बस्ती में है कोल्डीवा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कहीं पूछ लेता है, अगर पूछे कृषि का प्राचीनतम मूल्य कहाँ पर होता है, कृषि का प्राचीनतम मूल्य कहाँ पर होता है, तो आप याद रखिए कृषि का प्राचीनतम मूल्य भी कोल्डीवा ही माना जाए। क्यों, क्योंकि कोल्डीवा से सबसे पहले कोल्डीवा से दोस्तों सबसे पहले ही कृषि के की जानकारी मिलती है। लगभग 7500 ईसा पूर्व के पहले की घटना की जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो कोल्डीवा ही नंबर 1 पर होगा। अगर कोल्डीवा विकल्प नहीं दिया है दोस्तों तो फिर मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, क्योंकि कोल्डीवा के बाद मेहरगढ़ का नंबर आता है, कोल्डीवा के बाद मेहरगढ़ का नंबर आता है। और मेहरगढ़ भी अगर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप ले जाएंगे कहाँ पर, आप ले जाएंगे जो है आपका एक स्थान है जिसको क्या बोलते हैं, कोल्डीवा, सॉरी कोल्डीवा करें, कोल्डीवा नहीं दोस्तों, कोल्डीवा नहीं, गलती हो गई, लहुरा देव, दिमाग से उतर गया, लहुरा देव याद रखें, लहुरा देव। मतलब चावल का जो प्राचीनतम मूल्य मिलता है दोस्तों वो लहुरा देव है। और लहुरा देव जो है ना वो आपका संत कबीर नगर में, इसको ध्यान रखिएगा, लहुरा देव है। कोल्डीवा मेहरगढ़ के बाद आता है, तो कोल्डीवा यहाँ पर आएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। हमने कहा कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो दोस्तों है, इस प्रश्न का जो दिया गया उत्तर है इसमें तो आपका कोल्डीवा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रश्न में अगर लहुरा देव होता, क्या दोस्तों होता, लहुरा देव, तो आपका विकल्प यहाँ पर चावल के प्राचीनतम प्रमाण क्या होते हैं, लहुरा देव। क्योंकि लहुरा देव में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं और ये लगभग 9000 के आसपास, 9000 BC के आसपास के यहाँ पर प्रमाण चावल के मिलते हैं। उसके बाद फिर मेहरगढ़ आएगा, मेहरगढ़। तो लहुरा देव में न केवल चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं बल्कि लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। दोनों याद रखिए, कोल्डीवा हट जाएगा, मतलब चावल के प्राचीनतम साक्ष्य और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिलते हैं, लहुरा देव से मिलते हैं। मेहरगढ़ लहुरा देव के बाद होगा और मेहरगढ़ के बाद कोल्डीवा। तो कोल्डीवा से भी चावल के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा। मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, क्या गेहूं के प्राचीनतम प्रमाण दोस्तों मिलते हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। और एक क्वेश्चन मेहरगढ़ से और पूछा जाता है, क्या यहाँ से वास्तव दोस्तों भैंस के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, भैंस के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, क्या क्वेश्चन पूछे अगर आपसे कि वास्तव में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो हो जाए कौन, बागौर, राजस्थान का बागौर, राजस्थान, ये राजस्थान में है दोस्तों बागौर, राजस्थान का बागौर। और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये वास्तव में मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो हो जाएगा लहुरा देव। अगर पूछे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो हो जाएगा लहुरा देव। पूछे गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो हो जाएगा आपका जो है मेहरगढ़। भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो हो जाएगा मेहरगढ़। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछ ले कि कृषि एवं पशुपालन दोनों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कृषि एवं पशुपालन, वह स्थान जहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के प्रमाण मिलते हैं एक साथ, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो हो जाएगा मेहरगढ़। क्योंकि मेहरगढ़ से न केवल पशुपालन भैंस के साक्ष्य मिले हैं बल्कि गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक मेहरगढ़ ही था जहाँ से सबसे पहली बार प्राचीनतम तरीके से कृषि एवं पशुपालन दोनों का प्रमाण मिलता है। तो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा इसको आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूज मत होइए, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल विकल्प यहाँ पर क्या होगा, कोल्डीवा, क्योंकि लहुरा देव विकल्प में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है,
भीमबेटका से याद रखिएगा दोस्तों, भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम उल्लेख मिलते हैं, चित्रकारी। और महादाह जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, महादावा से जो है युगल सावधान के साक्ष्य तो मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ से मृग सिंह के आभूषण मिले हैं, मतलब मृग सिंह के छल्ले भी यहाँ से मिलते हैं, सिंह के छल्ले भी यहाँ पर मिलते हैं। तो मैदाह बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 सूची 2 क्या दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर ऋग्वेद, कुछ यहाँ पर वेद दिया और कुछ यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ दिया है दोस्तों। तो ये आपको बताना चाहिए, यहाँ पर ये फटाफट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत शानदार सवाल है, बहुत जानदार सवाल है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आप देखिए, आप यहाँ पर तो ये जो आपका दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगर आप ध्यान से रखें, यहाँ रखें तो पहली बात तो यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथुर्वेद दिया है। आपको अच्छी प्रकार से पता है कि ये जो 3 आपके दिए हैं ऋग्वेद, साम, पहले तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऐत्रेय है, यहाँ से ले जाइए ऐत्रेय में मिला दीजिए, ऐत्रेय ग्रंथ है। ऐत्रेय के साथ साथ एक और है ऋग्वेद का कौशितकी, कौशितकी भी इसमें आएगा, कौशितकी, इसको भी याद रखेगा। सामवेद जो दोस्तों आपका दिया है, सामवेद में यहाँ पर आएगा पंचविश, यहाँ पर इसको मिला दीजिए सामवेद वाले में, कहाँ पर है, हाँ यहाँ, ये पंचविश मिला दीजिए दोस्तों। और यजुर्वेद का जो है वो शतपथ ब्राह्मण है, और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है गोपत है। पंचविश को दोस्तों, इसको पंचविश भी है, और पंचविश के साथ साथ जो सामवेद है उसका एक और है खडविश, खडविश भी बोलते हैं, खडविश ब्राह्मण भी है यहाँ पर, खडविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण को हम तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए दोस्तों, तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहते हैं दोस्तों, क्या शतपथ ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहते हैं। और महाब्राह्मण के साथ साथ इसको लघु वेद भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लघु वेद कहते हैं। लघु वेद क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि वास्तव में शतपथ ब्राह्मण काफी बड़ा, ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्राह्मण जो है वो कौन है, शतपथ ब्राह्मण है। सबसे बड़ा ब्राह्मण मतलब सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, आप आंसर, सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी घटनाओं का जिक्र मिलता है। जैसे यहाँ पर किसका किसका जिक्र मिलता है, तो यहाँ पर विदेह माधव कथा का उल्लेख मिलता है, विदेह माधव कथा भी इसमें दिया है, विदेह माधव कथा का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, इसमें जल प्लावन कथा का उल्लेख मिलता है, जल प्लावन कथा का उल्लेख मिलता है। इसमें जो दोस्तों है, इसमें विभिन्न जातियों को अलग अलग वर्णों को बुलाने के लिए, अलग अलग वर्णों को बुलाने के लिए अलग अलग शब्द दिए गए, यहाँ पर याद रखेगा। तो ये सब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दिया है, याद रखेगा। और अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों है क्योंकि इसकी रचना, ऐत्रेय ब्राह्मण जो आपके दिया है यहाँ पर, इसके लिए इधर लेते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना महिदास ने किया था, महिदास ने किया था दोस्तों। और महिदास ने अपनी माँ ऐत्री के नाम पर, ऐत्री के नाम पर इसका नामकरण किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों पहली बात तो राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम प्रमाण, यानी राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत दैवी सिद्धांत है, और इसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। तो राज्य की उत्पत्ति का, राजा की उत्पत्ति का प्राचीनतम प्रमाण ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। और इसमें राजा के द्वारा धारण की गई बहुत सारी उपाधियों का भी विवरण मिलता है, तो इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये होगा। अच्छा, वेदों में एक बात ध्यान रखिएगा, वेदों में ये जो 3 वेद है आपके, इनको हम वेद त्रयी बोलते हैं, वेद, इनको वेद त्रयी या फिर देव त्रयी के नाम से भी जानते हैं, देव त्रयी के नाम से जानते हैं। और इनको हम अपौरुषेय भी बोलते हैं, क्या, अपौरुषेय, इन तीनों को अपौरुषेय बोलते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है दोस्तों, क्या, सबसे लोकप्रिय वेद है, जिसमें वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जादू टूने का उल्लेख मिलता है, जादू टूना का उल्लेख मिलता है। इसी अथर्ववेद में आप जानते हैं कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है दोस्तों। अथर्ववेद में अंग का उल्लेख मिलता है, इसमें अयोध्या का उल्लेख किया गया है, अयोध्या का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसमें मगध का उल्लेख किया गया है, मगध का उल्लेख भी अथर्ववेद में है, तो मगध का उल्लेख भी अथर्ववेद में किया गया है।
तो इसके बाद इसमें राजा परीक्षित परीक्षित का भी उल्लेख किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपके बड़े काम के हैं। अथर्ववेद को दोस्तों, अथर्ववेद का जो प्रमुख है, जो उसका पुरोहित है वो ब्रह्मा था, ब्रह्मा। और ब्रह्मा जो है दोस्तों वो वास्तव में यज्ञों का निरीक्षक माना गया है, इसलिए इस वेद को हम जो है क्या बोलते हैं, ब्रह्म वेद भी बोलते हैं, इसको ब्रह्म वेद बोलते हैं। और इसे हम भेषज वेद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में औषधियों को संस्कृत में भेषज कहते हैं, इसलिए औषधियां मिलने के कारण इसको भेषज वेद भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। इसकी रचना दोस्तों को किसने किया था? अथर्ववेद की रचना किसने किया था? पेंग सर। इसकी रचना अंगिरा ने किया था और अथर्वा ऋषि ने, अथर्वा और अंगिरा दोनों ने किया था, इसलिए इसको अथर्वा अंगिरस वेद के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल बहुत सारी सूचनाएं आपको देने के लिए है, हमेशा देते रहेंगे। अब आप देखो यहाँ पर मिलाओ तो क्या हो जाएगा, एक में यहाँ पर सी हो जाएगा, एक में सी है यहाँ पर, बी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, बी में 4 कहीं पर दिया है, जी हाँ दिया है आपका, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे चलें, सवाल नंबर नेक्स्ट बहुत अच्छा था, इसको जरा देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखें। चलिए, सवाल आपके सामने यहाँ पर दिया है, बताएं। सवाल आपके सामने दिया है, इसको बताना है। चलिए, चलिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो सवाल आपके सामने चल रहा है, सवाल यहाँ पर दिया है, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा ना वो मोहम्मद शाह हो जाएगा, मोहम्मद शाह। ये जो नादिर शाह था वास्तव में दोस्तों ये कहाँ का था? आप कहेंगे सर ये अफगानिस्तान के एरिया से आने वाला था। और ये सीधे कहाँ, ये जो है ना नादिर शाह, ये 1739 में, 1739 में जो है आक्रमण किया था। और ये कहाँ पर युद्ध किया था? ये करनाल का युद्ध किया था, करनाल, करनाल का युद्ध किया था। इसके खिलाफ दोस्तों तो आप कहेंगे सर मोहम्मद शाह के खिलाफ, मोहम्मद शाह के खिलाफ, मोहम्मद शाह के खिलाफ। और मोहम्मद शाह को हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं, खफी खान ने इनको रंगीला भी की उपाधि दिया था। तो मोहम्मद शाह और जो है नादिर शाह के बीच में करनाल का युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध में मोहम्मद शाह हार जाते हैं और नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है, बहुत लूटपाट करता है। और यहीं से नादिर शाह ने क्या किया था, उसने तख्ते ताउस, तख्ते ताउस जो, तख्ते ताउस का मतलब मयूर सिंहासन, जो मयूर सिंहासन था दोस्तों, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, क्या मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा। आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि ये जो तख्ते ताउस है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने अपने बैठने के लिए करवाया था। तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को ये वास्तव में नादिर शाह उठा ले आता है यहाँ से। तो विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बी इज द राइट ऑप्शन, है ना, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको जरा देखें। कह रहे हैं मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? दोस्तों इसका बहुत अच्छा उत्तर है, क्या मिर्जा राजा की जो मुगल पदवी है वो वास्तव में किसने दिया था? जयसिंह, जयसिंह की है। आप थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों। मिर्जा राजा की जो उपाधि है ये वास्तव में जहांदार शाह ने, क्या दोस्तों, जहांदार, जहांदार शाह ने किसको दिया था? आप कहेंगे सर जयसिंह को दिया था। और जयसिंह जो है ना ये वास्तव में आमेर वंश के राजा थे, आमेर वंश के राजा थे, आमेर राजा थे। और जय सिंह को एक उपाधि और दिया गया था औरंगजेब के द्वारा दोस्तों, औरंगजेब। और औरंगजेब ने इनको क्या दिया था? औरंगजेब ने, जेब ने इनको उपाधि दिया था इसका सवाई, सवाई का, सवाई का, सवाई की उपाधि भी दिया था औरंगजेब ने। हालांकि कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आता है, कुछ किताबों में औरंगजेब के स्थान पर फर्रुखसियर दिया गया है कि वास्तव में फर्रुखसियर ने इनको सवाई की उपाधि दिया था, फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि दिया है। और जहांदार शाह ने क्या दिया है? मिर्जा राजा की उपाधि दिया है। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दिया है। और कहीं कहीं तो ये भी मिलता है कि मिर्जा राजा की उपाधि इनको शाहजहां ने दिया है, लेकिन ज्यादातर किताबों ने जहांदार शाह को स्वीकार किया, इसलिए जहांदार शाह माना जाएगा। सवाई की उपाधि औरंगजेब माना जा रहा है, फर्रुखसियर नहीं माना जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयसिंह हो जाएगा, विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या होता है देखें। यहाँ पर जयसिंह ने जयपुर की स्थापना करवाई थी दोस्तों। क्या है कि सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो अगर बोलेंगे दोस्तों तो 1915 में जो काबुल में गठित अंतरिम सरकार है, 1915 आप जानते हैं वही वर्ष है जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। क्या अफ्रीका से भारत आए थे, भारत आए थे। और कब आए थे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर ये आए थे 9 जनवरी को ना, 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे
लौटे थे। और उस समय 1915 में काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था दोस्तों, और उसका राष्ट्रपति कौन किया था? महेंद्र प्रताप, ये राजा महेंद्र प्रताप साहब थे। ये अस्थायी सरकार थी, लेकिन इन्होंने गठित किया था। विकल्प आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चले, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको जरा देखें। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? इसका उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा 1936। क्यों 1936 हो जाएगा दोस्तों? इसलिए 1936 होगा क्योंकि वास्तव में ये जो आपका अखिल भारतीय किसान सभा है, अगर मैं आपसे बताऊं कि भाई अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये टाइम जो आपका हो जाएगा 11 अप्रैल 1936 में, 11 अप्रैल हो जाएगा। 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। किसने किया था? आप कहेंगे सर स्वामी श्रद्धा या सहजानंद। कई बार स्वामी श्रद्धानंद भी आता है, सहजानंद भी आता है, तो सहजानंद ने किया था, सहजानंद ने किया था। इसके जो सचिव थे दोस्तों, इसके सचिव थे एनजी रंगा, एनजी रंगा इसके सचिव बनाए गए थे। कुछ बातें आपको और ध्यान रखना है दोस्तों। बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब होती है? 1929 में होती है ना? 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना कौन करता है? यही करते हैं स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद या श्रद्धानंद भी कहीं कहीं मिलता है। तो जो है अखिल भारतीय किसान सभा और बिहार किसान सभा दोनों की स्थापना ये करते हैं। उसके बाद एक होता है अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? आप बोलेंगे सर 1920 में होती है इनकी स्थापना। और कौन करता है 1920 में दोस्तों? आप कहेंगे सर बाबा रामचंद्र ने किया था। यानी 17 अक्टूबर, ये होता है 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने किया था। कौन किया था दोस्तों? बाबा रामचंद्र ने किया था, इनको याद रखिएगा। और एक है आपका उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने किया? किसान सभा, सब लिख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1917 में होती है दोस्तों। और 1917 में कौन करता है? आप कहेंगे सर मोतीलाल नेहरू ने किया था। कौन? मोतीलाल नेहरू थे, इसमें नेहरू थे। और कौन थे दोस्तों? इसमें आपका था गौरी शंकर, मदन मोहन मालवीय साहब भी थे। कौन? मदन मोहन मालवीय होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर कौन थे? आप कहेंगे सर यहाँ पर गौरी शंकर मिश्र। कौन थे दोस्तों? गौरी शंकर मिश्र साहब इसमें होते हैं। तो कहने का मतलब ये सब मैंने एक साथ आपके जितने भी किसान सभा थे सब बना दिया, इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल आपका विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1936 इज द राइट ऑप्शन, ये आप ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, इसको जरा देखें। सवाल आपके सामने 18 चला है। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया था? बहुत सुंदर सवाल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर मैं बंगाल के विभाजन की बात करूं तो भाई बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी जो गवर्नर जनरल है वो वास्तव में था कौन? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन को याद रखिएगा। उसने 20 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। क्या? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन मुख्य कब अप्लाई हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बट अगर उसका निर्णय कब लिया गया? तो 20 जुलाई 1905 को। दोस्तों जिस दिन इसकी घोषणा की गई 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्या? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर दोस्तों, टैगोर के कहने पर क्या होता है? टैगोर के कहने पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि इसी समय 7 अगस्त 1905 को ही दोस्तों जब निर्णय होता है 20 जुलाई को, तो 7 अगस्त 1905 को वास्तव में क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में होती है, ध्यान रखिएगा। और कुछ बातें यहाँ पर और आपको याद रखनी है कि बंगाल विभाजन वास्तव में समाप्त कब हुआ? तो 1911 में समाप्त हुआ था दोस्तों। और कब समाप्त हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये हुआ था 12 दिसंबर 1911। क्या? 12 दिसंबर 1911 को वास्तव में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होता है, इसको बोलते हैं दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार का आयोजन कौन कराता है? आप बोलेंगे सर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करवाता है दोस्तों। और इसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया था? उसने वास्तव में बंगाल के विभाजन के समाप्त की घोषणा करता है। तो बंगाल का विभाजन समाप्त होता है 1911 में, बट अप्लाई होता है कब? 1905 में। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बंगाल का विभाजन जब हुआ तो 2 भागों में बटा था। कौन? एक तो आपका पश्चिमी एवं पूर्वी बंगाल था दोस्तों, पूर्वी बंगाल, और ये मुसलमान बाहुल्य था। और एक था आपका पश्चिमी बंगाल, ये हिंदू बाहुल्य था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी दोस्तों। क्या? ढाका थी। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया था। क्या? कोलकाता को बनाया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि
बंगाल के विभाजन का विरोध तो सभी लोगों ने किया था, लेकिन उनमें से कौन एक है जो बंगाल के विभाजन का समर्थन करता है? तो बंगाल के विभाजन का जो समर्थक था दोस्तों वो था ढाका का नवाब। कौन था? वो था ढाका का नवाब, ढाका का नवाब। और नाम क्या था उसका? नाम था उसका सलीमुल्लाह खान। क्या नाम था? सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान उसका नाम था, इसे याद रखिएगा। तो फिलहाल आपका सी आपका विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे जरा देखिएगा। सवाल कहता है 1932 के पुणे समझौता से कौन प्रत्यक्षता प्रभावित हुए? आप देखिए, बहुत सुंदर सवाल मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। ये जो पुणे समझौता है ये वास्तव में इससे दलित सीधे सीधे प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो वास्तव में पुणे समझौता के पहले सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा होती है। सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट। और ये जो सांप्रदायिक पंचाट होती है दोस्तों, सांप्रदायिक है ना, ये नहीं सांप्रदायिक ऐसे होता है, सांप्रदायिक पंचाट, इसको हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। और सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, याद रखिएगा। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों कब किया था? आप कहेंगे सर ये 16 अगस्त को किया था, 16 अगस्त को किया था, 16 अगस्त। और टाइम की बात अगर करें तो 1932, 16 अगस्त 1932 को किया था। और इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा उसने 71 सीटें जो है दलितों के लिए आरक्षित कर दिया था। किसके लिए दोस्तों? दलितों के लिए आरक्षित कर दिया था। लेकिन उस समय महात्मा गांधी जो है जेल में बंद थे। किस जेल में बंद थे दोस्तों? आप कहेंगे सर यरवदा जेल में बंद थे। और यरवदा जेल कहाँ पर था? आप कहेंगे सर ये पूना में था, पूना की यरवदा जेल में बंद थे। क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी फिर से आकर के सविनय अवज्ञा शुरू किए। और लेकिन जो है उस समय इनको अरेस्ट करके, और अरेस्ट कौन किया था? विलिंगटन ने, लॉर्ड विलिंगटन जो था उस समय 1932 में वो था। तो लॉर्ड विलिंगटन ने इनको अरेस्ट करा करके कहाँ पर भेज दिया था? पूना के यरवदा जेल में भेज दिया था। तो यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने क्या किया दोस्तों? 20 अक्टूबर को, क्या इन्होंने अगस्त के बाद 20 सितंबर को क्या किया? 20 सितंबर 1932 को दोस्तों भूख हड़ताल कर दिया, मतलब आमरण अनशन कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और आमरण अनशन करने पर क्या होता है कि बाद में इनके कुछ अनुयायी होते हैं जिसमें नाम आता है किसका किसका? मदन मोहन मालवीय का आता है। मदन मोहन मालवीय साहब भी इसमें आते हैं, मदन मोहन मालवीय होते हैं इसमें तेज बहादुर सप्रू का भी नाम आता है, इसमें जो है टंडन साहब का भी नाम आता है, टंडन साहब इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, आपके राजेंद्र प्रसाद, ये सब गांधी के बड़े वफादार थे। तो इन सब के मध्यस्थता की वजह से पूना समझौता होता है दोस्तों। और जो पूना समझौता होता है वो कब होता है? तो आप कहेंगे सर पूना समझौता जो है वो होता है 24 सितंबर को। पूना समझौता कब होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर ये 24 सितंबर को होता है, 24 सितंबर 1932 को होता है, 24 सितंबर 1932 को। कहीं कहीं 26 सितंबर भी है, लेकिन 24 सितंबर 1932 सही है। अब पूना समझौता किसके किसके बीच में होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर एक तरफ तो महात्मा गांधी होते हैं, गांधी, और दूसरी तरफ आपके होते हैं अंबेडकर होते हैं, BR अम्बेडकर। और समझौता दोनों के बीच में हुआ, लेकिन वास्तव में समझौते पर साइन कौन करता है? समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर कौन करता है? तो अब देखिए गांधी तो जेल में बंद थे, हस्ताक्षर में एक तरफ तो समझौता किसने किया? आप कहेंगे सर अम्बेडकर ने किया, अम्बेडकर ने तो समझौता किया वहां पर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ गांधी की तरफ से किसने किया था? आप कहेंगे सर मदन मोहन मालवीय ने किया था, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तव में जो है पूना समझौते में किसके किसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो अम्बेडकर तो अपनी तरफ से किए थे, बट गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। और याद रखिएगा पेन का जो आदान प्रदान हुआ था वो अम्बेडकर और इसके बीच में हुआ था, पेन सर राजगोपालाचारी, चूंकि सी राजगोपालाचारी भी इसमें शामिल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी भी इसमें शामिल थे। तो समझौता के बाद जो पेन का आदान प्रदान हुआ था दोस्तों, पेन का आदान प्रदान वो अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और अम्बेडकर के बीच में, और दूसरी बात यहाँ पर राजगोपालाचारी के बीच में हुआ था। कौन? राजगोपालाचारी के बीच में हुआ था। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डी। और पूना समझौते में फायदा क्या हुआ? पूना समझौते में फायदा दोस्तों ये हुआ कि जो दलितों के लिए 71 सीट सांप्रदायिकता के आधार पर निर्धारित थी उसको सांप्रदायिकता के आधार पर हटाया गया, और वो सीट बढ़ा के क्या की गई थी? आप कहेंगे सर 147 कर दी, 147, 147 सीटें जो है वो विधान परिषद में दी गई। क्या? प्रांतीय विधान परिषद में दी गई थी। और केंद्रीय जो मंत्रिमंडल था दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 18% की वृद्धि उनकी सीटों में की गई थी। तो फिलहाल ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई प्रांतीय विधानमंडल में जो पूना समझौते के बाद दलितों को कितनी सीटें बढ़ा के दी गई थी? तो 101, पहले 71 थी, बाद में उसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखेगा। इसके बाद आप देखें आगे नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है? तो कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुए? भैया देखो बहुत क्लियर आपको बताऊं
कि गोलमेज सम्मेलन की मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो ये पहला गोलमेज सम्मेलन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा है। तीनों की बात करूं तो इस पहले वाले की जो डेट है वो 1930 से 31 के बीच में आता है ना, जनवरी 1931। दूसरा वाला 1931 में होता है, तीसरा वाला जो होता है वो 1932 में होता है, ठीक है, 1932 में। ये जो होता है, ये दो जो होते हैं वो सेंट जेम्स पैलेस में होते हैं। पहला और दूसरा कहाँ पर होता है? सेंट जेम्स पैलेस में होता है, याद रखिएगा। और दूसरा वाला, तीसरा वाला जो होता है वो बर्मिंघम पैलेस में होता है। कहाँ पर होता है? बर्मिंघम पैलेस में होता है, याद रखिएगा। ये जो आपका सेंट जेम्स पैलेस होता है दोस्तों, इस समय यहाँ पर मतलब ये जो उद्घाटन करता होता है, जो ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री होता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन होता है? आप कहेंगे सर उद्घाटन करता जो होता है वो होता है रैमजे मैकडोनाल्ड। मतलब ये उद्घाटन नहीं बल्कि अध्यक्षता करते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो अध्यक्षता करते हैं। और उद्घाटन कौन किया था? आप कहेंगे तत्कालीन सम्राट किया था, जॉर्ज पंचम आपका ब्रिटेन का राजा था और इसी ने उद्घाटन किया था, मुख्य अतिथि था। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो कौन था? वो अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्षता इसने किया था। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब पहला वाला होता है तो उस समय भारत का वायसराय इरविन होता है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा होता है इसमें वायसराय चेंज होता है और कौन होता है? वेलिंगटन हो जाता है। कौन? वेलिंगटन होता है, इसको याद रखिएगा। और कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस कहाँ पर भाग लेती है? गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेकिन जो आपके अंबेडकर साहब हैं, अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन था? अंबेडकर थे, ठीक है। महात्मा गांधी जब वहां गए थे तो उन्होंने SS राजपुताना का सहारा लिया था। SS राजपुताना ये जहाज का नाम है, पूछा भी गया है। SS राजपुताना से वहां जाते हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको वास्तव में सेवाय पैलेस में ठहराया गया है। कहां पर? महात्मा गांधी को सेवाय पैलेस में ठहराया गया है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा डी, सेंट जेम्स पैलेस इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज 20 क्वेश्चन हमने रखा और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन से बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि एक सवाल से बहुत ज़्यादा सवाल आपको दूं और उम्मीद करता हूं कि आप इससे बेनिफिट जरूर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच आपको यहाँ पर जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को न केवल आप लाइक करिए बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम 50 की संख्या में पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम लाइव आना शुरू करेंगे। और लाइव पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है। तो जब लाइव आपके सामने देंगे, जब लाइव प्रैक्टिस कराएंगे तो मजा आएगा गुरु। इसलिए कहते हैं जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करिए, जल्दी शेयर करिए ताकि 50 लोग इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।